हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेटिव। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि पौधे के किसी वर्धी भाग यानी किसी वेजिटेटिव पार्ट जैसे जड़, तना या पत्ती में प्लांट से विलग होकर परिवर्धित होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं यानी कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने नेचुरल यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना था और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में जाना था। इन दोनों की डिटेल में हमने स्टडी कर ली है और आज की वीडियो में इसी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक छोटा सा पार्ट रह गया, जिसे आज के वीडियो में स्टडी करने वाले हैं और उसका नाम है टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन। बच्चों, प्राइम एजुकेटिव में आपको मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, तो क्यों नहीं आप इसका फायदा उठाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। और बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइम एजुकेटिव की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ कुछ वीडियोस मिलने वाले हैं। आपको 9th, 10th, 11th, 12th सभी के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा खर्च किए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का फायदा उठा सकें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन टिश्यू कल्चर। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ऊतक संवर्धन कहते किसको है। ऊतक संवर्धन दरअसल कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की आधुनिक विधि है। इसके अंतर्गत किसी स्वस्थ पौधे का एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है। वह टुकड़ा उस पादप का कोशिका, ऊतक या कोई अंग हो सकता है, उसे लेते हैं और फिर उसे आर्टिफिशियल मीडियम में संवर्धित करते हैं, ताकि हमें मनवांछित गुणों वाले पौधे की प्राप्ति हो सके। यह दरअसल पादपों में आनुवंशिकी के द्वारा संशोधन की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे बिना बीज वाले फल उगाना, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल उगाना इत्यादि इनमें शामिल है। ऊतक संवर्धन में हमने क्या किया कि मनवांछित पौधे का एक टुकड़ा लिया, वह टुकड़ा उस पादप का कोशिका, ऊतक या कोई अंग हो सकता है, उसे फिर हमने क्या किया कि आर्टिफिशियल मीडियम में, जिसमें कि उचित मात्रा में पोषक तत्व हो और उसे कंट्रोल्ड अवस्था में संवर्धित किया जाता है और फिर जो सेल्स होते हैं वह डिवाइड करते हैं और डिवाइड करते करते एक पिंड सा बना लेते हैं। उस पिंड को कैलस कहते हैं और उसी कैलस से फिर जड़ निकलता है, फिर तना निकलता है, पत्तियां निकलती हैं और ये सब कहाँ से निकल रही हैं? उसी कैलस से निकल रही है और फिर उनमें वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया होती है और तब जाके हमें एक संपूर्ण पौधे की प्राप्ति होती है। एक ऐसा पौधा जिसकी हमें चाहत थी, एक डिजायर्ड प्लांट की हमने प्राप्ति कर ली इसी ऊतक संवर्धन की क्रिया के द्वारा। और बच्चों, सबसे पहले 1902 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक गॉटलिब हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सख्तता यानी सेल टोटिपोटेंसी की संकल्पना दी थी। इसलिए उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। आप तो जानते ही हो कि जब कोई वैज्ञानिक किसी फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं यानी उनकी भूमिका बहुत अहम होती है, तब जाके उन्हें जनक यानी फादर की संज्ञा दी जाती है। तो गॉटलिब हेवरलैंड ने भी पादप टिश्यू कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किए और उनकी जो भूमिका थी वो बहुत सराहनीय थी, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ टिश्यू कल्चर कहा जाता है। बच्चों, अब आप जानना चाहोगे कि यह जो उन्होंने पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी की संकल्पना दी थी, तो यह टोटिपोटेंसी यानी पूर्ण सख्तता है क्या? दरअसल टिश्यू कल्चर की तकनीक इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों की कोशिकाओं में संपूर्ण पौधे को पुनरुत्पादित यानी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। पौधे की किसी भी कोशिका यानी कोई एक सिंगल सेल आप ले लो, तो उस सिंगल सेल में इतनी क्षमता होती है कि वह सिंगल सेल डिवाइड करते करते फिर एक कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन कर सकती है। इसी गुण को पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी कहते हैं और ऐसी कोशिका को पूर्ण सख्त
कोशिका कहते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलिए इसे मैं कुछ और तरह से समझाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बच्चों याद करो आप कोशिका सिद्धांत, वही कोशिका सिद्धांत जिसे स्लाइडेन एंड श्वान ने दिया था। स्लाइडेन जो कि एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि प्रत्येक पादप का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। वहीं दूसरी ओर श्वान जो कि एक जंतु वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह कहा था कि जंतुओं का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। और इन दोनों ही वैज्ञानिकों की संकल्पनाओं को मिलाकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। उसी कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक पादप की प्रत्येक कोशिका में उसके सारे गुण विद्यमान होते हैं। इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहा गया है, क्योंकि हर सेल यानी हर कोशिका में उस पादप के सारे गुण विद्यमान होते हैं, अर्थात वह सारे गुण जिनसे एक नए पादप का निर्माण हो सकता है। इसलिए टिश्यू कल्चर में कोशिका की इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक प्लांट लिया जाता है और उसकी किसी कोशिका या ऊतक से संपूर्ण प्लांट का निर्माण कर लिया जाता है। और यह बृहद पैमाने पर होता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आई होप कि पूर्ण सख्तता यानी टोटिपोटेंसी के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूर्ण सख्तता जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी कोशिका पूर्ण रूप से सक्षम है एक नए प्लांट के निर्माण के लिए। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब डिटेल में जानते हैं टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है, पौधे के ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा उसके बढ़ते हुए ऊपरी भाग से ले लिया जाता है और उसे एक जेली में रखा जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि पौधे के बढ़ते हुए ऊपरी भाग से ही टुकड़ा लेना है। कहने का मतलब तो यही है ना कि ऊतक कहाँ से लेना है, तो पौधे के बढ़ते हुए ऊपरी भाग से लेना है। अब ऊतक तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि पौधे के बढ़ते हुए ऊपरी भाग से ही ऊतक का टुकड़ा लेना है। बच्चों यह इसलिए जरूरी है क्योंकि पौधे का जो ऊपरी भाग होता है यानी शीर्ष भाग, उसमें डिवीजन की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। आप याद करो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या विशेषता होती है कि उनमें विभाजन बार बार होता रहता है, जिसके उपरांत क्या होता है बच्चों कि जो हमें ऊतक मिलता है वह एकदम स्वस्थ ऊतक मिलता है। अगर मान लो पौधे में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी है, अगर पौधे में किसी तरह की बीमारी भी है, पौधा अगर किसी कारण से अस्वस्थ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेंगे तो हमें उससे स्वस्थ पौधे की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमने जो टिश्यू लिया है वह ऐसे स्थान से लिया है जिसमें बार बार विभाजन की प्रोसेस हो रही है। तो ऐसे में वहां से टिश्यू लेना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ऐसा टिश्यू यानी ऐसा ऊतक लेकर स्वस्थ पौधे का निर्माण कर सकते हैं। भले ही वह जो मेन प्लांट है उसमें किसी तरह की बीमारी भी लगी हो, लेकिन उस मेन प्लांट से अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं तो हम स्वस्थ पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और बच्चों टिश्यू कल्चर का उपयोग इसीलिए तो किया जाता है ताकि मनवांछित पौधे की प्राप्ति हो सके। तो वहां से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे एक जेली में डाल दिया, और उस जेली में होता क्या है, क्यों डालते हैं उस जेली में टिश्यू के टुकड़े को, उस जेली में दरअसल पोषक तत्व एवं प्लांट हार्मोन होते हैं जो उस टिश्यू के संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। ये हार्मोन क्या करते हैं, पौधे के ऊतकों में कोशिकाओं को बहुत तेजी से विभाजित करते हैं, और विभाजन के पश्चात सारी कोशिकाएं एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और पिंड का निर्माण करती है जिसे कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को एक अन्य जेली में स्थानांतरित कर देते हैं ताकि पुनः संवर्धन की प्रोसेस हो सके, जिसमें उपयुक्त प्लांट हार्मोन होते हैं। और यह प्लांट हार्मोन क्या करते हैं, वह जो कैलस है यानी कोशिकाओं का पिंड जिसे हमने कैलस कहा, उस कैलस से ही जड़, तना और पत्तियों का निर्माण होना है। तो इस कैलस को जड़ों में विकसित करने के लिए उत्तेजित करते हैं, जिसके फलस्वरूप कैलस से जड़ का निर्माण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है,
विकसित जड़ों के साथ इस कैलस को, अब इस कैलस में क्या है, जड़ें निकल आई हैं, तो विकसित जड़ों के साथ इस कैलस को एक नए मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां प्लांट हार्मोन्स मौजूद होते हैं। और ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, यह प्लांट हार्मोन तने के विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब क्या है, कैलस में जड़ तो ऑलरेडी था ही, अब तने का भी निर्माण होना शुरू हो गया है। अब इस कैलस को, जिसमें कि जड़ और तना दोनों है, इसे एक छोटे से प्लांटलेट के रूप में अलग कर दिया जाता है। बात आई समझ में कि कैलस से जड़ का निर्माण हुआ पहले, फिर उसे ऐसे मीडियम में ट्रांसफर किया गया जहां ऐसा प्लांट हार्मोन था जिसने तने के विकास को प्रोत्साहित किया। अब इस कैलस में क्या है, जड़ भी है और तना भी है, तो इसे अब एक छोटे से प्लांटलेट के रूप में अलग कर दिया जाता है। ऐसे कई छोटे छोटे प्लांटलेट कुछ मूल पौधे की कोशिकाओं या ऊतकों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे प्लांटलेट्स आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ कुछ मूल पौधे की कोशिकाओं या ऊतकों से। और इस प्रकार जो प्लांटलेट का उत्पादन हुआ है, इसे फिर किसी बर्तन, मिट्टी या गमले में रख सकते हैं ताकि फिर इस प्लांटलेट से एक पूर्ण विकसित पौधे की प्राप्ति हो सके। यही तो हमारा मूल उद्देश्य था। आई होप कि आपको ऊतक संवर्धन की यह विधि समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ऊतक संवर्धन की यह जो प्रक्रिया है, इसमें क्या किया गया, एक पौधा लिया गया, उसके ऊपरी भाग से ऊतक लिया गया, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया गया। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन की क्षमता होती है, वह बार बार विभाजित होते हैं, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लिया जाता है। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक जेली में ट्रांसफर किया गया। वहां पर क्या हुआ, सेल तेजी से डिवाइड होकर एक जगह इकट्ठा हो गए और एक पिंड का निर्माण कर लिया। और उस पिंड को हमने क्या कहा, कैलस कहा। फिर इस कैलस को एक डिफरेंट जेली में रखा गया जिसमें कि प्लांट हार्मोन्स थे। और यह प्लांट हार्मोन्स ने क्या किया कि इस कैलस को जड़ों में विकसित करने के लिए उत्तेजित किया। यानी अब इस कैलस में क्या हुआ, जड़ का निर्माण हो गया, है ना। फिर अब जो कैलस जिसमें कि जड़ का निर्माण हो चुका है, उसे एक डिफरेंट जेली में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसमें भी प्लांट हार्मोन्स होते हैं। और यह प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं कि इसे तने के विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब इस कैलस में क्या है, जड़ का ऑलरेडी विकास हो ही चुका था, अब इसमें तना का भी निर्माण हो चुका है। और अब इस कैलस को, जिसमें जड़ एवं तना दोनों है, एक छोटे प्लांटलेट के रूप में अलग कर दिया जाता है। ऐसे कई सारे प्लांटलेट्स, यानी सैकड़ों प्लांटलेट्स आप एक बार में प्राप्त कर सकते हैं कुछ मूल पौधे की कोशिकाओं या ऊतक के द्वारा। यही तो इस टिश्यू कल्चर की खूबसूरती है। यानी हम कम समय में एक साथ बहुत सारे प्लांटलेट की प्राप्ति कर सकते हैं, और वह भी ऐसे प्लांटलेट जो डिजायर्ड है, यानी मन वांछित गुणों वाले पौधे की प्राप्ति में ऊतक संवर्धन बहुत ही कारगर विधि है। और इस प्रकार से उत्पादित छोटे छोटे प्लांटलेट्स को फिर किसी बर्तन, मिट्टी या फिर गमले में रोप देते हैं और फिर वहां यह पूर्ण रूप से विकसित होकर एक नए प्लांट का निर्माण करता है। यही तो प्रोसेस थी ऊतक संवर्धन की, है ना। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं ताकि हम और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। यह डायग्राम जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह डायग्राम दर्शाता है टिश्यू कल्चर को कि डायग्राम क्या कुछ कह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सामने स्क्रीन पर एक गाजर दिख रहा है। इसी गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर ले लेना है, जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया जा रहा है। किसी भी पौधे का वह भाग जो टिश्यू कल्चर के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। यानी एक्सप्लांट किसे कहते हैं, पौधे का वह भाग जिसे ऊतक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर के लिए उपयोग किया जाता है, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि गाजर का एक छोटा सा टुकड़ा काट कर ले लिया गया है और इसे क्या कहेंगे, इसे एक्सप्लांट कहेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं आप कि गाजर का छोटा सा टुकड़ा काट कर लिया गया है और इसे क्या कहेंगे, इसे एक्सप्लांट कहेंगे। अब इस गाजर के टुकड़े को यानी एक्सप्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं। यानी ऐसा मीडियम
जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो उत्तक संवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स इस एक्सप्लांट को प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि इस एक्सप्लांट का समुचित ढंग से संवर्धन हो सके। अब जब इस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन सप्लाई किए जा रहे हैं तो इनमें सेल्स तेजी से डिवाइड होते हैं और सारे सेल्स डिवाइड होने के बाद एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और एक पिंड का निर्माण कर लेते हैं। इस पिंड को क्या कहते हैं? इसे कैलस कहते हैं। उसके बाद जब इस कैलस से जड़ एवं तना का निर्माण होता है तो फिर इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। फिर उसके बाद जब इस कैलस में जड़ एवं तना का विकास हो चुका होता है तो इसे एक छोटा प्लांटलेट के रूप में अलग कर दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्लांटलेट्स कुछ ही पौधों के उत्तक या कोशिकाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। कि फिर इस छोटे से प्लांटलेट को किसी गमले या किसी बर्तन में या फिर आप मिट्टी में प्रत्यारोपित कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि इस छोटे से प्लांटलेट को एक जार में प्रत्यारोपित किया गया है ताकि यह पूर्ण रूप से विकसित पौधे का निर्माण कर सके। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों, आपने डायग्राम के माध्यम से भी समझ लिया टिश्यू कल्चर के बारे में। बच्चों, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बल्कि आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो नीट में भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात ले लो, टिश्यू कल्चर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन अक्सर इससे पूछे ही जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप 2-4 बार वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। बच्चों, अब हम जानेंगे टिश्यू कल्चर के लाभ के बारे में। टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जो बहुत तेजी से काम करती है। इस तकनीक के माध्यम से पौधे के उत्तकों के छोटे से हिस्से को कुछ ही हफ्तों के समय में हजारों प्लांटलेट का उत्पादन किया जा सकता है। यह तो हमने देखा ही कि एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा हमने लिया और उससे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटलेट्स का निर्माण कर लिया। ऐसे बहुत सारे प्लांटलेट्स, सैकड़ों हजारों प्लांटलेट्स का निर्माण कुछ ही हफ्ते में हो सकता है। टिश्यू कल्चर यह एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत तेजी से काम करती है। नेक्स्ट क्या है? टिश्यू कल्चर द्वारा उत्पादित नए पौधे रोग मुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो टिश्यू लेते हैं वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, यानी ऐसा टिश्यू जो पौधे के टिप पर पाया जाता है जहां पर डिवीजन बार बार होता रहता है। और ऐसा टिश्यू रोग मुक्त होता है क्योंकि सेल वहां के बार बार डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हमने ऐसे टिश्यू को लेके इसको कल्चर किया है तो जो पौधा बनेगा वह जाहिर सी बात है कि स्वस्थ पौधा बनेगा। और इस तकनीक के द्वारा रोग प्रतिरोधी, कीटरोधी तथा सूखा प्रतिरोधी किस्मों को उत्पादित किया जा सकता है। यानी हम न सिर्फ स्वस्थ पौधे को उत्पादित कर सकते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधी, कीटरोधी एवं सूखा प्रतिरोधी किस्मों के पौधे को भी उत्पादित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? टिश्यू कल्चर के माध्यम से पूरे वर्ष पौधों को विकसित किया जा सकता है। इस पर किसी भी मौसम का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि यह आर्टिफिशियल मेथड में होता है और यह पूर्णतः अंडर कंट्रोल्ड होता है। तो जब आप पूरी निगरानी में कोई काम करते हैं तो उस पर मौसम का असर बिल्कुल नहीं होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर पौधे को किस प्रकार से कल्चर किया जा रहा है, पूरी तरह से आर्टिफिशियल मेथड से, है ना? तो यहाँ पर मौसम का असर बिल्कुल नहीं होता। टिश्यू कल्चर द्वारा नए पौधे के विकास के लिए बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आम का पौधा उगाना है तो आपको पूरे बागीचे के लिए जो स्पेस चाहिए होता है उतना स्पेस चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप आम का पौधा, सेब का पौधा या अमरूद का पौधा गमले में भी उगा सकते हैं, है ना? आश्चर्य की बात। तो बहुत कम स्थान चाहिए।
अब आप सोच लो कि आप गमले में आम का पौधा उगा सकते हो, उसमें फल भी लगते हैं, सेब का पौधा उगा सकते हो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपको यकीन नहीं हो तो आप ट्राई करके देखो, ऐसा संभव है, ऐसा लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यह नई किस्मों के उत्पादन को गति देने में मदद करते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि नए किस्मों के उत्पादन में यह गति देता है। यह प्रक्रिया जो है टिश्यू कल्चर की, यह बहुत ही तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए बहुत कम समय चाहिए। तो आप नई नई किस्मों का उत्पादन कर सकते हैं, वह भी बहुत कम समय में, बहुत तीव्र गति से। तो बच्चों, आपने जान लिया टिश्यू कल्चर के लाभ के बारे में कि यह कितनी यूजफुल टेक्निक है। इसके अंतर्गत आपने क्या क्या जाना कि यह तकनीक बहुत तेजी से काम करती है। इस तकनीक के माध्यम से पौधे का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस छोटे से टुकड़े को उचित पोषक तत्व एवं हार्मोन प्रदान करते हैं और उसमें वृद्धि होती है और वह फिर एक नन्हा सा प्लांटलेट बन जाता है। और ऐसे बहुत सारे प्लांटलेट्स को हम कुछ ही मूल पौधों के ऊतकों को संवर्धित करके प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसे नए पूर्ण विकसित पौधे की प्राप्ति होती है। दूसरा हमने क्या जाना था कि हम टिश्यू कल्चर टेक्निक का उपयोग करके रोग मुक्त पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। हम न सिर्फ रोग मुक्त पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधी, कीट रोधी एवं सूखा प्रतिरोधी पौधे की भी प्राप्ति कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। और टिश्यू कल्चर के माध्यम से पूरे साल पौधे की प्राप्ति कर सकते हैं। यह तो अपने हाथ की बात है कि आर्टिफिशियल मीडियम में जब पौधा उगाना है तो हम सालों भर काम करते रहे, सालों भर मेहनत करेंगे तो सालों भर नए प्लांटलेट्स की प्राप्ति करते रहेंगे और उनसे नए पूर्ण विकसित पौधे की प्राप्ति करते रहेंगे। और इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं होता क्योंकि यह टेक्निक आर्टिफिशियल जो है। और उसके बाद हमने जाना कि टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो पौधे का विकास करते हैं उसमें कम स्थान की जरूरत होती है। हम इवन बड़े बड़े प्लांट्स को गमले में भी लगा सकते हैं। तो इस टेक्निक के द्वारा क्या है कि लोग गमले में भी आम, अमरूद और लीची के पौधे उगा रहे हैं। और नेक्स्ट हमने क्या जाना कि इस टेक्निक के द्वारा नए किस्मों के उत्पादन को गति मिलती है, यानी यह प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है, बहुत कम समय लगता है और इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं होता। तो हम क्या करते रहते हैं कि नई नई किस्मों का उत्पादन करते रहते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ और मनोवांछित पौधा प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, टिश्यू कल्चर का उपयोग न सिर्फ पादप जगत में है बल्कि जंतु जगत में भी यह उतना ही कारगर है। इवन मेडिकल साइंस में भी इसे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई किया जाता है और इससे लाभ प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप आयुर्विज्ञान की बात ले लो या फिर कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी, सेल पैथोलॉजी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फील्ड आपको मिल जाएंगे बच्चों जहां पर टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है और इससे विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों, यह सारी बातें हो गई टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। होप कि टिश्यू कल्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बच्चों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो लिखो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। जय हिंद।